ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 BMT का। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 तीनों अपलोड कर दिए गए हैं। सेट नंबर 4 है। मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर की वजह से आपका सेट नंबर 4 आ चुका है। चलिए इसको समझते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और पूरे अंत तक देखना ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ जाए। और वीडियो के एंड में और वीडियो के स्क्रीन पे जो है आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को टच करके आप सारे सेट्स देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे -101 और -8 तथा -3 का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। हमें पता है समांतर माध्य कई बार आपको अर्थमेटिक मीन निकालना बताया है मैंने, जिसमें आपको सिग्मा एक्स अपॉन में एन करके डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स करते हैं, यानी सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो है -1 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 8 और फिर -3, ये सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये टोटल, देखिए 8 आपका पॉजिटिव है और 1 आपका पॉजिटिव है, तो ये टोटल हो गया 9। और उसके बाद में -3 है और फिर आपका -1 है, ये हो गया -4। ठीक है, जीरो की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका 9 - 4 = 5 और 5 आ गया आपका। और संख्याएं कितनी है टोटल, n कितने हैं, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार और पाँच डिजिट है, तो n बराबर 5 आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास सिग्मा x 5 आया और n भी हमारे पास 5 है। हमें अर्थमेटिक मीन बराबर होता है x बार = सिग्मा x अपॉन में n, तो 5/5 = 1। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो डाटा दिए हैं इनसे हमें मीडियन निकालना है, यानी माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे इन डाटाओं को बढ़ते हुए क्रम में, यानी आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर। तो आंकड़े जब 75, 110, 150, 160, 170, 180, 185, 200, 220 और 225, इनको सभी को अरेंज करोगे और इन डाटाओं को जब आप चेक करोगे तो टोटल कितने हैं डाटा, ये 10 डाटा है। तो ठीक है, हमें माध्यिका यानी कि मीडियन का फॉर्मूला पता है, n+1/2 टर्म होती है। तो यहाँ पर जो है 10 प्लस में 1/2 यानी कि 11/2 यानी 5.5 टर्म आ गई। अब ये टर्म जो है एग्जैक्ट नहीं है, पाँचवीं टर्म नहीं है ना तो छठी टर्म है, यानी पाँचवीं छठी के बीच में है। तो हमें क्या करना है, पाँचवीं और छठी दोनों टर्म को लेकर के ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे। सो 5.5 टर्म क्या होगी, यानी कि पाँचवीं टर्म 5.5 टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवीं टर्म है आपकी जो है 170 और छठी टर्म जो है 180, क्योंकि ये दो टर्म है जो आपके 5 और 6 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये पाँचवीं है और ये छठी है। यहाँ पे 5.5 है, यानी कि ये ना तो 5 है और ना ही 6 है। तो हमें बीच का टर्म निकालना होगा। तो 170 और 180 को जोड़ेंगे तो दोनों फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और 170 180 को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, 350/2 175 जो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जूतों की संख्या से बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक जानते हो आप। तो यहाँ पर आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, अरेंज कर देते हैं डाटा को। तो सभी को, इस डाटा को जो है आपको फैलाया हुआ डाटा है, इनको ऐसे सेग्रीगेट करते हैं या ऐसे अरेंज करते हैं कि सारी संख्याएं एक साथ लिखी जाए। जैसे 2 एक साथ में आ जाए, एक एक साथ में आ जाए, फिर 5 सारे एक साथ में आ जाए, 6। तो यहाँ पर देखिए 1 फिर 2 आया, फिर 3 3 दो बार है, फिर 4 एक बार है, फिर 5 5 दो बार है, फिर 6 3 बार है, फिर 7 दो बार है और फिर 8 एक बार है। तो इस तरह से हमने आंकड़ों को संयोजित ढंग से कर दिया ताकि हमको पहचानने में दिक्कत ना हो। अब हमारा जो इस टाइप के आंकड़ों में अगर केवल आंकड़े सिंपली दिए हों तो इनमें हमारे को क्या मिलता है, बहुलक जो है वो राशि होती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवर्ती जिसमें सबसे ज़्यादा है। आवर्ती किसकी ज़्यादा है, यानी कौन सी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 देखने को आपको सबसे ज़्यादा मिल रही है, यानी कि 6 की संख्या 3 है। तो हमारे पास 6 जो है इसका बहुलक माना जाएगा, यानी दिए गए आंकड़ों में 6 की आवर्ती सबसे अधिक है, अतः बहुलक आकार जो है वो 6 होगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इन द गिवन डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज हायर, सो मॉडल साइज विल बी 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 की आवर्ती ज़्यादा है, ये 6 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर समय श्रेणी विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, ध्यान रखना, समय श्रेणी नहीं पूछा है, टाइम सीरीज नहीं पूछा है, टाइम सीरीज एनालिसिस पूछा है, विश्लेषण पूछा है। विश्लेषण अलग चीज़ होती है और टाइम सीरीज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा। तो उसको आपको समझाना कैसे है। समय श्रेणी विश्लेषण समय के अंतराल में एकत्र किए गए डेटा यानी सम्मक बिंदुओं के अनुक्रम का विश्लेषण करने का एक विशिष्ट तरीका है। सिंपल डेफिनेशन एक लाइन में कंप्लीट है। टाइम सीरीज एनालिसिस ए स्पेसिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग ए सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट कलेक्टेड ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। आगे करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बाह्य गणन का क्या अर्थ है। तो बाह्य गणन का बिल्कुल सिंपल एक लाइन डेफिनेशन, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपके सॉल्यूशंस इतने बेहतरीन बनाए हैं कि एग्जामिनर काट भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, एग्जामिनर छू भी नहीं सकता आपके अंकों को अगर आप अंक क्वेश्चन के आंसर इस तरह से लिखते हैं। तो बाह्य गणन का अर्थ दो सीमांत बिंदुओं के बाहर के किसी बिंदु का मूल्य ज्ञात करना है। यानी द मीनिंग ऑफ एक्सट्रापोलेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट आउटसाइड द टू लिमिट
पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है छठा क्वेश्चन क्या है, 3 मजदूरों की साप्ताहिक मजदूरी जो है 20, 40 और 80 है। गुणोत्तर माध्य निकालना है, सभी को पता है गुणोत्तर माध्य यानी क्वांटिटिव, ठीक है, क्वांटिटिव, जीएम नहीं मानना है, ज्योमेट्रिक माध्य नहीं, क्वांटिटिव मीन निकालना है। तो तीनों को ऐड करेंगे जो उनके टोटल है। तो सैलरी आपकी जो वेजेस है इनको 20 + 40 + 80 ये हो जाएगा आपका 140। और टोटल कितने हैं मजदूर, 1 2 3, यहाँ पे लिखा भी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज जो आ जाएगा उसी को हम गुणोत्तर माध्य बोलते हैं, 46.66 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 और 12 का गुणोत्तर माध्य आपको बताना है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12 तो आपको पता ही है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका, जब 2 डिजिट होती है तो आराम से निकल जाता है, अंडर रूट लीजिए। अगर अंडर रूट लेना नहीं आता है तो इसको ब्रेक कीजिए, आपकी मर्जी है, बट आप 12th में हैं, आपको आसानी से आता होगा। तो इंटू करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 को ब्रेक करेंगे तो 6 × 6 आ जाएगा, और जो है जीएम आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से 2 आंकड़ों का आसानी से होता है, 3 आंकड़ों में हम इसका जो है क्यूब ले लेते हैं। उसके बाद में आते हैं समांतर माध्य क्या है, 100 उदाहरण स्पष्ट करना है। तो देखिए, समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ डेफिनेशन बहुत ही सटीक तरीके से बताई जा रही है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग, ठीक है, योग की बात कर रहा है, योग को उनकी संख्या, जो टोटल नंबर है उसकी संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक मीन इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ए वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स सीरीज बाय द देयर नंबर, टोटल नंबर कितने हैं उससे डिवाइड करने से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर, जैसे एक उदाहरण देना था, इसने क्या बोला, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। कोई भी एक उदाहरण आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है उदाहरण लिख लिया मैंने, रोल नंबर लिख लिए 1 से लेकर 10 तक, अंक लिख लिए 80 70 80 50 60 जो भी है। और फिर क्या है कि इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो इन सभी अंकों को अगर आप जोड़ते हो तो इनका जो टोटल आएगा सिग्मा या फिर सिग्मा एक्स बोलिए, एक्स बोलिए, टोटल आ जाएगा 650। और टोटल जो विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी हैं 10, ठीक है। तो आ गया n = 10, ठीक है। कितनी संख्या है, 10 है, तो यही लिखते हैं हम। तो 10 बटे में कर देंगे तो इसमें 55, अर्थात औसत अंक जो है 55 आ जाएगा। यही समांतर माध्य है। इसी को हमने अभी यहाँ पे डेफिनेशन में देखा, समस्त पदों का मूल्यों का योग, समस्त मूल्यों का ये योग है 650, और इसके बटे में समस्त जो है उसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 10 संख्या है, तो 10 से डिवाइड करने पर जो है इसका 65 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 55 लिखा है, इसको 65 करें, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर गलत ना हो, इसीलिए यहाँ पे 65 आएगा। इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, 10 0 से 0 कट जाएगा, 65 आएगा, ठीक है। अगर इन डाटाओं का योग करके देख लेना एक बार, अगर 65 आता है तो 65 आंसर आएगा, 55 आता है तो 55 आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक उदाहरण दे सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद में जो है 9वां क्वेश्चन, माध्यिका से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको मीडियन से क्या समझ में आता है ये बताना है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, किसी सम्मक यानी कि किसी डेटा श्रेणी को आरोही यानी बढ़ते हुए यानी चढ़ते हुए, और या फिर अवरोही यानी कि गिरते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है उसे माध्यिका कहते हैं। यही हमने अभी ऊपर भी माध्यिका निकाली। तो मध्य वाला जो वैल्यू होती है, अगर हम कोनर के शब्दों में कहें तो या तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए एक लाइन में, या फिर ये लिख दीजिए, दोनों ही आंसर सही है। माध्यिका सम्मक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह के 2 बराबर भागों में इस प्रकार, जो समूह होता है ना, पूरी ये सीरीज होती है, ये वाली सीरीज, इसको 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में माध्यिका से कम हो। यानी कि अगर ये माध्यिका है 62, तो 62 से आगे वाले मूल्य जो है बड़े होंगे 62 से, और 62 के पीछे वाले मूल्य जो 62 से कम होंगे। यहाँ पे नहीं है ऐसा, लेकिन ये होता है माध्यिका में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये डेफिनेशन को आपको समझाया गया है, ठीक है। और इसका इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ से इसके आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने जो ऊपर समझाई है वही चीज़ नीचे समझाई है। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, बहुलक से आप क्या समझते हैं, इसके दोष और गुण बताने हैं। तो सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो सम्मक यानी कि डाटा माला में सबसे अधिक बार आता है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होता है, मोड। अभी अभी हमने देखा मोड निकाला था 6, 3 बार 6 आए थे, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, तो 3 बार 6 आए थे तो उसी को मोड बोला था। तो उस संख्या को बोलते हैं जिसकी आवर्ती यानी कि वो बार बार आता है, जिसकी आवर्ती श्रेणी में सबसे अधिक हो, ठीक है। यही स्टैटिक्स में क्या होता है, मोड कहलाता है। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन समझा
दी। अब इसके गुण और दोष बताने हैं, तो 2 गुण और 2 दोष बता दीजिए। मैंने जो भी लिखे हैं इनमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। तो गुण क्या होती है, गणना करना बहुत ही आसान होता है, मोड, और कुछ मामलों में इसे केवल अवकलन या फिर निरीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि देखने से ही पता चल जाता है, निकालने की ज़रूरत नहीं होती कुछ मामलों में। और बहुमत की अवधारणा को हर कोई समझता है, यानी कि बहुमत मतलब क्या होता है कि बहुमत मतलब आवर्ती, आवर्ती की अवधारणा को सब कोई समझता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है ये कोई भी जानता है, किसी डाटा को देख के बता देगा कि यार ये चीज़ इसमें ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए जो है ये बहुलक जो है इस अवधारणा पर आधारित है और इसको समझना जो है आसान है, इसीलिए इसको आसानी से समझ लिया जाता है। यह दिए गए डाटा यानी कि सम्मक के चर मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, कोई भी इसका मूल्य जो आगे पीछे दिया हो उससे इसका कोई भी मूल्य प्रभावित नहीं होता, इसकी गणना आसानी से की जा सकती है, भले ही चरम अवलोकन ज्ञात ना हो, चाहे इसकी फाइनल वैल्यू हमें पता ना हो, लेकिन हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आवर्ती को देख करके हम जो है क्या बता सकते हैं कि इसका मोड क्या है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है तो वो भी बता देंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज जो इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ये एडवांटेज हो गए। ठीक है, अब इसके दोष जो डीमेरिट्स हैं, तो इसका बहुलक का जो मान श्रृंखला के प्रत्येक मद पर आधारित नहीं होता, यानी कि बहुलक तो आप निकाल दोगे, मान लो किसी संख्या में 6 बार बार आ रहा है या 10 बार बार आ रहा है तो 10 तो उसका मान आ गया, लेकिन बाकी मदों से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यह केवल आवर्ती की उत्तम आवर्ती को ही मानता है, यानी कि केवल ये आवर्ती पे फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड होता है। और बहुलक का मान हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कभी कभी बहुलक जो है सही नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें कभी कभी वितरण जो है वो द्विमोडल मॉडल हो सकता है, यानी कि 2 संख्या दे रखी है तो उसके बीच का संख्या बहुलक निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कभी कभी त्रिमॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है, बहुत सारी संख्याएं होती है जिसका भी बहुलक निकालना आसान नहीं होता, तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम करता है। और भी कारण है, यहाँ पे आपको केवल 2 दोष लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 4 दोष आपको बताए हैं, चारों में से जो आसानी से याद हो जाए उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर दोष को इंग्लिश में लिखा है मैंने, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष चल माध्य का प्रयोग करते हुए थोक मूल्य के सूचकांक की उपनति निर्धारित करनी है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ईयर दिया है इस ईयर को लिख लिया, वो 2001 से लेकर के 2008 तक सारे के सारे जो है हम ईयर्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2001, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 तक के ईयर्स हमने लिख दिए। अब जो है हमें देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 184 से लेकर 334 तक, तो सारी फ्रीक्वेंसी जो है 184 आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 184 से लेके पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी 314 तक लिख दी हमने, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी। यहाँ पे टेबल में हम फ्रीक्वेंसी मूल्य लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर लिखा है तो इंडेक्स नंबर लिख सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 वर्षीय निकालना है, तो 4 पहले इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 3 वर्षीय किए थे, तो यहाँ पे 4 वर्षीय निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्षों के हिसाब से इन चारों को जो है टोटल करेंगे। ठीक है, तो चारों को जब टोटल करोगे तो चारों के बीच में आएगा, ध्यान रखना, देखना, जैसे कि आपका मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, समझना कि जैसे कि आपका ये 184 है, ये एक और ये फिर 2 और फिर ये आपका 3 और एक ये 4। ठीक है, ये चारों डाटा, क्योंकि ये पेज चेंज हुआ है इसीलिए डाटा दूर हो गया है, तो यहाँ पर जो है 4 डाटा को जोड़ेंगे तो हमारे पास 832 आएगा। देखिए 4 और 8, 4, 12। ठीक है, 8, 4, 12, फिर मतलब 8 और 4, 12, 12 का 2 आ गया, 8, 8, 16 हो गया, और 1, 17 हो गया, 17 और 5 हो गया आपका 22, और एक आपके पास था 23, तो 23 का 3 आ गया। अब हमारे पास कैरी में रह गया 2, तो 2 + 1 3, और 3 के बाद में 4, 4 और 4 8, तो 8 आ गया। तो इन चारों का जो है हमने सम निकाल करके इन चारों के बीच में लिखना है। चारों का बीच कौन सा जगह आपको दिखा रहा है, तो चारों, 2 ऊपर और 2 नीचे छोड़ करके ये वाली जगह जो है, इस जगह पे हमने जो है इसको लिखा, तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने इस दोनों के बीच में लिखा। अब जो है ध्यान रखना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ तो उसको ध्यान समझना। चारों को डिजिट को जोड़ा और चारों को 2 ऊपर छोड़ के 2 नीचे छोड़ के उनके बीच में इसको लिखा। अब अगले 4 पकड़ेंगे, अगले 4 मतलब कौन से होते हैं, अब देखिए ध्यान से, अगले 4 पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले 4, तो यहाँ पे हमने 4 जो स्टार्टिंग से पकड़े थे उसमें से पहला छोड़ देंगे और उसके बाद वाले 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ये है, फिर दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और फिर चौथा ये है। अब इन चारों का जो है पूरा ऐड करेंगे, तो इसको चारों को ऐड करिए, तो यहाँ पर जो है लास्ट आप 0 + 8 + 0 0, ये चारों को आप ये आ जाएगा आपके पास में इतना वैल्यू, 9 to 8। अब 9 to 8 को कहाँ लिखना है, तो इन चारों के बीच में लिखना है। तो चार, 2 ऊपर छोड़िए और 2 नीचे छोड़िए, तो यहाँ बीच में ये वाली जगह आ गई, तो यहाँ पे जो हमने इसको
इस जगह पे हमने बीच में इसको लिख दिया। पेज चेंज हुआ है इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आगे के डिस्टेंसेस बराबर है क्योंकि यहाँ पे पेज चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए पेजेस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 928 यानी 928 आ गया। अब फिर से अगले 4 पकड़ेंगे और फिर जो है आपका 184 को छोड़ा था, अब 180 को छोड़ देंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको कि पहले 3 पकड़ते थे, अब इसमें 4 वर्षीय योग है तो 4 वर्षीयों को पकड़ेंगे। तो अब आगे जो हम पकड़ेंगे मूल्य को, उसमें हमारा 218 पकड़ेंगे पहले, तो 218 फिर 250 और फिर 280 और फिर 288। अब इन चारों के बीच का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1036। इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1036, और इन दोनों के बीच में 2 ऊपर के और 2 नीचे को छोड़ के बीच वाली जो जगह है उसके सामने जो हम इसको लिख देंगे। तो दोनों के ऊपर के 2 और नीचे के बीच छोड़ोगे तो बीच की जगह ये बनती है, तो यहाँ पे हमने इसके सामने लिख दिया। इसी तरह से अगले पार्ट को भी हम जो है अगला 218 तक पकड़ा था, अब 250 से पकड़ेंगे। तो 250 वाले 250 फिर आपका 280 और फिर आपका 288 और 318, इन चारों को पकड़ा, इन चारों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 1136। इसको दोनों के ऊपर के 2 और नीचे के 2 छोड़ दिए, उसके बीच में इसको लिख दिया। इसी तरह से अब हमारा जो है अगला पार्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम 280 380 और ये लास्ट वाला डिजिट पकड़ेंगे, और इन चारों का जो है, ये चार केवल इन चारों का जो है योग जो है, हम इन चारों का योग लिखेंगे और इनके बीच में जो जगह बचती है उसमें इसको डाल देंगे। तो ये बीच में ये जगह बच गई, तो यहाँ पे जो है इसको लिख दिया। इस तरह से आपको बताया है मैंने, समझ में तो आ गया होगा मैंने को जो बताना था आपको। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में पूछ क्या रहा है कि 4 वर्षीय योग हो गया। अब फिर से यहाँ पे जो है 8 ईयरली मूविंग टोटल जो है आपको करना है। तो यहाँ पे मतलब आपको टोटल कैसे करना है कि यहाँ मूविंग टोटल करना है। तो देखिए मूविंग टोटल कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो देखिए ध्यान से देखना है, इसको पकड़िए ये दोनों को और दोनों डाटा को जोड़िए, कितना आता है आपका, तो ये आ जाएगा आपका 820, ठीक है, और 2 और 3 5 और एक 6 और 8 और 9, ये आ गया इन दोनों का टोटल, ठीक है, ये आ गया। क्लियर हुआ आपको, दोनों का टोटल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर समझिए इस बात को कि आपका दोनों का टोटल किया जा रहा है, ध्यान रखना है हर चीज़ को। ये डाटा और ये डाटा जोड़ने पर आपको ये मिल रहा है। फिर आप क्या करेंगे, अगले 2 टोटल करेंगे, यानी कि 928 प्लस में 1036। तो 928 प्लस में ये 928 और 1036, इन दोनों का ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच में लिख दिया, ये डाटा आ गई। फिर नेक्स्ट जो हम पकड़ेंगे तो आपका अभी 1036 और 1136 पकड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम छोड़ेंगे 1036 को, अब नीचे वाले दोनों ले लेंगे, तो नीचे वाले दोनों को लोगे तो आपके पास ये और ये ऐड करने से आ जाएगा 2336। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में लिख दिया, इस तरह से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। नेक्स्ट टेबल में क्या बोला, 4 वर्षीय मूविंग एवरेज। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 220, इसको डिवाइड करोगे तो 245.5, इसको डिवाइड करोगे तो 271.5 और इसको डिवाइड करोगे तो 292.0। तो आपकी मर्जी है पॉइंटों में लिखें या फिर इसको राउंड फिगर कर ले, लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर करने वाली कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अगर ये 0.6 होता तो हम इसको राउंड फिगर कर लेते, लेकिन ये 0.5 है तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारे को टेबल बनानी थी, बहुत ही आसान टेबल है, समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। बाकी आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों को जोड़ने के बाद में एक आया, उस वैल्यू को लिखा ऊपर वाली, फिर एक संख्या छोड़ी, फिर 4 पकड़े, फिर उसको ऐड किया, उसके सामने लिखी दोनों के बीच में, फिर अगला छोड़ा। इस तरह से एक छोड़ते जाना है और 4 ऐड करते जाने हैं, छोड़ते जाने 4 ऐड करते जाने, इस तरह से आपका जो है मूविंग एवरेज जो है 4 ईयर्स का निकल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्गणन और बाह्य गणन में आपको क्या समझ में आता है, ये चीज़ बतानी है। तो ऊपर ही मैंने अंतर्गणन आपको बाह्य गणन में से किसी एक का बताया था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए अंतर्गणन विधि का प्रयोग श्रेणी के बीच के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जबकि बाह्य गणन की विधि श्रेणी के बाहर के मूल्य अर्थात भावी यानी कि इन फ्यूचर मूल्य को ज्ञात करने के लिए, पूरा अनुमान निकालने के लिए, जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2022 चल रहा है, अगर 2025 की जनसंख्या मुझे निकालनी है तो वहाँ पे हम बाह्य गणन का उपयोग करेंगे। अगर मुझे अभी 2022 चल रहा है और 2015 यानी पिछले साल 2015 का निकालना है तो उसके लिए अंतर्गणन का उपयोग करेंगे। समझ में आ गया आपको, बाह्य गणन अंतर्गणन। कई लोग कंफ्यूज होते हैं यार इंटरपोलेशन एक्सपोलेशन होता क्या, बहुत सिंपल है। अगर आपको पिछले चीज़ों का जो डाटा, आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं इससे पिछले काल को यानी भूतकाल में जा करके कुछ गणना करनी है तो वो आपका आ जाएगा इंटरपोलेशन में। और जो आप भविष्य की गणना करेंगे, जो अभी आप जी रहे हैं इसके आगे की कुछ कल्पना करना चाहते हैं, कुछ डाटा बताना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जनसंख्या बतानी हो या सैलरी बतानी हो या कुछ भी बतानी हो, तो उसके लिए हम एक्सट्रापोलेशन यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये समझ में आ गया। इसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनको यहाँ पे दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने
पेपर को सॉल्व किया है। अगर आप इस डेफिनेशन को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप हॉर्पर की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हॉर्पर ने बहुत ही अपने आसान शब्दों में कहा है, दो सीमांत बिंदुओं के मध्य बिंदु का मूल्य ज्ञात करना अंतःगणन कहलाता है, और बाह्य गणन का अर्थ दो सीमांत बिंदुओं के बाहर के किसी बिंदु का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये भी आप डायरेक्ट लिखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा सही माना, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या याद करना चाहते हैं। मेरा तो सोल्यूशन देना आपको काम है ईजीएस्ट वे में, जो ईजी लगता है। दो डेफिनेशन ईजी है तो दोनों दूंगा, ताकि किसी बच्चे को कोई अच्छा लगेगा, कोई बच्चे को कोई अच्छा लगेगा, वो दोनों याद में से कोई सा भी याद कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इसका डेफिनेशन दे रखा है। अगले 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणोत्तर माध्य की परिभाषा आपको देनी है, यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये बताना है और इसके गुण और दोष भी बताने हैं। तो देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है, किसी समकक्ष श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मानों के गुणनफल का वह मूल होता है जिसकी उस श्रेणी में इकाइयां हैं, यानी कि वहां पर जितने भी यूनिट्स है उन यूनिट्स के बीच की इकाइयां हैं ना उनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका इंग्लिश वर्जन पे। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं वो आसानी से इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके गुण दोषों की बात करें, देखो यहाँ पे मेरिट्स गुण जो है गुणोत्तर माध्य के ज्योमेट्रिक मीन के यहाँ पे 6 दे रखे हैं, आप कोई भी 2 लिख लेना। आपको जो आसानी से याद हो जाए ना उनको 2 को याद करिए, आपको जो आसानी से याद होता है, जो आपको श्रेष्ठ लगता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से कोई भी 2 याद कर लेना। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में भी लिखा है इसके मेरिट्स दोष जो सॉरी गुण, तो गुण भी वही 6 लिखे हैं, 6 में से कोई भी 2 या 3। देखिए 2 3 जो भी आपको ज़्यादा मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 3 नंबर का पूछता है, 4 नंबर का पूछता है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर ज़्यादा लिखना होगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर पाएँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कम से कम भी याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके दोष जो हैं यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं। बाय मिस्टेक क्या हो गया था, तो भूल गया था आगे के ऐड करना, तो फिर मैंने 2 ही छोड़ दिए। बाकी आप बुक से भी अपनी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दोष लिखे हैं मैंने और 2 दोष यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, तो आप इन दोनों को राइट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 3, 8 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन में जो है 3, 8 और 9 को अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। आपको जैसे पता ही है, ये तो आपको दिखाना ही होता है। मैंने कई वीडियो में नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना दिखाओ, मेरे को तो फटाफट सॉल्व करना है, इसलिए कभी कभी भूल जाते हैं। अंडर रूट में लेंगे और इनको जो है ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 संख्याओं को क्योंकि ब्रेक कर दो, छोटे कर दो, यानी कि 3 का 3 लिख दो और 2 को ब्रेक करो 2 इंटू 2 इंटू 2 में, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 9 को ब्रेक कर दो 3 इंटू 3 में। अब देखोगे यहाँ पे कि 3 जो है 3 बार आ चुका है, 3 एक बार, 2 बार और 3 बार। हमें क्या लिखना है, इसका क्यूब रूट लेना है, तो एक 3 को बाहर ले लिया। ठीक है, इसी तरह से 2 भी 3 बार आया है, इसमें से भी एक 3 को बाहर ले लिया, तो ये क्यूब रूट जो है वो पूरा खत्म हो गया। तो हमारे पास 2 इंटू 3 आ गया, यानी कि 6 जो है इसका आंसर आ गया, सिंपल। इसके बाद आते हैं, यदि निम्नलिखित श्रेणी का माध्यक दे रखा है आपको 47.95, तो अज्ञात आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, और इसमें एक चीज़ और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप टेबल बनाते हैं तो आप जो भी वैल्यू लिखें उसको ऊपर जो है सही से लिखें कि क्या लिख रहे हो आप। ये साइज़ है तो साइज़ लिखोगे, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लिखोगे, इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ें ढंग से लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ मिड वैल्यू यानी मध्य मान निकाल लेंगे, प्रोडक्ट यानी कि गुणन फल निकाल लेंगे इनका। तो देखिए साइज़ जो है हमारे पास दे रखी है टेबल में सभी की साइज़, तो सभी की साइज़ जो है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 20, 14, 44, फिर डैश, डैश की जगह हम एक्स मान लें, क्योंकि यहाँ पे एफ मान लिया है। ऊपर अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ माना है तो यहाँ पे भी एफ मान लूंगा, तो दोनों एफ एफ हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक्स जेड वाई कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x मान लिया जिसको निकालना है, बाकी सारे ऐसे लिख दिए। यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल ली, इन दोनों की मिड वैल्यू देखो, आपका 25 और 10 35, 35 का आधा मिड वैल्यू मतलब होता है किसी चीज़ का आधा। जैसे मैं बोलूँ कि 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 जो है इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से किसी भी डाटा का मिड वैल्यू होता है वो उस डाटा का योग प्लस में बटे में 2। तो योग करिए इन दोनों का, योग करके 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। इसी तरह से इसका योग करिए, डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 2 से, फिर इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। इस तरह से ये सारे मिड वैल्यू हमने निकाल लिए। अब मिड वैल्यू f इंटू एम कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो f ये 6 है और ये 17.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 105 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 650 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 2090 हो जाएगा। x इंटू 62.5 करोगे तो ये 62.5x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और इस तरह से ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसमें हम f फ्रीक्वेंसी को सारे को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा f इक्वल्स टू 74 प्लस में x। सारी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 74 आएगा, और साथ में प्लस x है तो प्लस x भी साथ में आ जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्ट जो हमने निकाला इसको भी हम सारा का सारा ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ एम निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ यानी सारी संख्याओं को ऐड करोगे तो वो संख्याएं आ जाएंगी 3170,
और जो है आपका ये 62.5x जो है अलग ही आएगा, क्योंकि 62.5x अलग है आपका, ये आपका अलग जो है ऐड में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वही हमारा मीन हो जाएगा, यानी कि हमें माध्यक जो निकालना है। तो सिग्मा एफ एम अपन में सिग्मा एफ, अब हमने रखा संख्याओं को, इस संख्या को रखा ऊपर, इस संख्या को रखा उसके डिवाइड में रखा ये 74 प्लस में एक्स, और हमें ये जो माध्यक जो है दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 47.95। 2009 में ये आया हुआ जैकबोर्ड में क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2009 में ये क्वेश्चन आया था। 2009 का क्वेश्चन 2022 में टपका है। ठीक है, तो ये माध्यक जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको रखा हमने। अब सारी वैल्यू इस इक्वेशन में है, केवल x नहीं है, x को निकाल लेंगे। अब तो क्या करते हैं, अभी हम इस वाले जो है 74 प्लस एक्स है उसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो है इससे गुणा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, और ऊपर वाली इक्वेशन को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, सारे x वालों को एक तरफ और बिना x, पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 74 गुणा में ये वाला 47.95 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर 47.95 को x से गुणा करेंगे तो ये 47.95 x आ जाएगा। अब सारे x वालों को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं वालों को एक तरफ, तो x में एक तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, और संख्याएं को एक तरफ ले लेता हूँ, प्लस माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप माइनस करोगे तो माइनस का 14.55x आ जाएगा, और इधर माइनस करोगे तो ये माइनस का 378.3 आएगा, 378.3। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, तो इस माइनस को यहीं से हटा देते हैं, भूल जाते हैं माइनस, नहीं तो आप यहाँ पे फिर बट्टे में माइनस लिखो, फिर माइनस से माइनस काटो, कोई फायदा नहीं है। तो दोनों तरफ जब माइनस होता है और एक एक संख्या ही है, तो उसमें से माइनस को हटा देते हैं, भूल जाते हैं, है ना। लिखना तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि ये माइनस है, ये माइनस है, लेकिन आगे वाले अगले स्टेप में उस माइनस को नहीं लिखना है, बस सिंपल है। अब हमारे को x बराबर निकालना है, तो x यहीं रखेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि x के साथ ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास, जब इसको आप डिवाइड करोगे, देखो पॉइंटों में है तो थोड़ा सा आपको डिवाइड जो डिफिकल्टी लगेगी, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। तो जब इसको 100% डिवाइड करोगे, बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड करोगे, तो 26 इसका आंसर आएगा। मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, इसलिए बता देता हूँ कि 26 आ रहा है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्न माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है। फिर से अब प्राप्तांक यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए प्राप्तांक 0 से 20 और 20। यहाँ पे जब टेबल आप पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कि क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ढूंढनी पड़ती है, कि जब मीडियन बोल दे, मोड बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो सबसे पहले जो डेटा दिए होते हैं ना, वो डेटा को पहचानना सीखो। यहाँ पे देखो डेटा जो है 0 से 20 है, यहाँ नहीं कि यहाँ पे अंतर 20 का है। यहाँ डेटा देखो, यहाँ पे 20 से 30 का है, यहाँ पे अंतर 10 का है। यहाँ पे 30 से 40 का है, यहाँ अंतर 10 का है। यहाँ पे 40 से 60 का है, यहाँ पे अंतर 20 का है। यहाँ पे देखिए 60 से 75, यहाँ पे अंतर ही 15 का है। और यहाँ 75 से 80, यहाँ पे भी अंतर जो है आप देखने को मिलेगा 5 का। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि आपका अंतर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही नहीं है, यानी कि जो आपका मार्क है वो सही नहीं है। तो मार्क क्लास जो हम निकालेंगे तो इसको हम सही से निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितने का है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमने देखा कि 20 का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमने 20 का देखा, तो 20 से ज़्यादा का डिफरेंस तो होगा नहीं, तो हम 20 का डिफरेंस लेके चल लेंगे, ताकि हमारा जो है आंसर आसानी से समझ में आ पाए। अब देखिए इस टेबल को कैसे बनाना है। सबसे पहले इस वाली वैल्यू को हमें सही से लिखना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क लिखते हैं। मार्क लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे डाटा जो दिया गया, ध्यान से समझना, जो चीज़ समझाता हूँ, तो इसमें वीडियो मेरे को कोई खास शौक नहीं है कि मैं आपको फालतू बोलूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो, इतनी लंबी वीडियो बनाऊँ कि आप देखो भी ना। तो देखो ध्यान रखो कि हर सोल्यूशन को देता हूँ मैं तो बहुत परफेक्ट तरीके से सोच समझ के देता हूँ। ऐसा नहीं है कि फटाफट एक सेट डाला, दूसरा सेट डाला, तीसरा सेट, ये तहलका मचा दिया, ये फालतू काम हमारे चैनल पर नहीं होता। हमारे चैनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और अभी तक मैंने यूपी और एमपी के लिए कुछ पेपर्स डाले थे, और उनका एग्ज़ाम इतना सक्सेसफुल हुआ, उतना बढ़िया हुआ कि आज बच्चे वो थैंक यू बोलते हैं। उस समय मैंने बोला था कि बच्चों पढ़ लो, तो काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा। आज कुछ बच्चे सॉरी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर सॉरी, हमने आपकी बात नहीं सुनी, काश इस पेपर को पहले देख लिया होता। तो इस तरह के कमेंट आप देख सकते हैं। शायद आप अपने प्लेलिस्ट को देखते हैं, इसलिए आपको कमेंट का नहीं पता। उनके कभी आप देखेंगे तो उनके कमेंट आपको देखने को इस तरह के मिलेंगे। तो इस तरह चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें समझाई जाती है उनको समझिए बेहतरीन तरीके से। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस सारे क्लास मार्क को हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया 20 का। तो 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 80, इस तरह से हम जो है 40 से 60, 60 से 80, इस तरह से 80 लास्ट है तो 80 तक जाएंगे। तो हमने क्या है, सब में समान जो है डिफरेंस ले लिया, यानी कि सब में अंतर कितना है, इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, इसमें भी लास्ट 80 है तो 80 तक जाएंगे। और कम से कम 0 से स्टार्ट करना है, और इसमें आप देख रहे हो 0 और 80 तक जाना है, और सभी में आप मैक्सिमम अंतर जो 20 का देख रहे हो, तो 20 जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंतर ले लेंगे। तो 0 से 20, 20
40 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हमें लिखना, क्योंकि ये 0 से 20 के बीच में 10 है, तो 0 के बीच में हमने 10 लिख दिया फ्रीक्वेंसी है। तो आपको समझ में आ गई कि 0 से 20 के बीच में जो है हमें डाटा लिखना है, वो हमें ये 10 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 20 के बीच में 10 है। 20 से 40 वाला डाटा देखना है, तो 20 तो यहाँ पर है, 20 से 30 के बीच में 10 दिया हुआ है, और फिर आपको लिखना कितना है 20 से 40 के बीच में। तो देखिए 20 तो ये रहा और 40 अंतिम ये रहा, तो 20 से 40 के बीच में ये दोनों डब्बे आ रहे हैं। दोनों डब्बे का मतलब है टोटल कितनी आ गए, 15 आ गई, यानी कि 10 प्लस में 5, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। समझ में आया अभी आपको? ठीक है। अब 40 से 60, अब 40 देखिए 40 कहाँ पर है, तो 40 तो ये है और 60 भी ये है, मतलब ये डब्बे में पूरी वैल्यू आ रही है मेरे को। इस हिसाब से 40 से 60 की वैल्यू मुझे मिल रही है 62, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 62। ठीक है। इसके बाद में ये ACF बाद में बताऊंगा, डाटा पहले लिखना सीखो, समझना सीखो। अब ये 60 से 75 है, यहाँ पे हमारे को डाटा कहाँ तक चाहिए, 60 से 80 चाहिए, तो 60 तो लोअर लिमिट मिल गई और 80 हाईएस्ट लिमिट मिल गई, यानी कि इन दोनों डाटा को पकड़ूं तो 60 से 80 के बीच का डाटा मुझे मिल रहा है, जो कि टोटल मिलाकर के 10 प्लस 3 कितना है, 13 जो है मिलेगा। तो 13 जो हमने लिख दिया। अब समझ में आ गया कि इस टेबल को हमने सही किया। ये टेबल जो है हमको एग्जामिनर ने गुमराह करने के लिए दे दी थी, अगर हम इसको करते तो ये नहीं हो पाता। अब हमने इसको सही कर दिया है, अब आसानी से ये टेबल जो है हमारे समझ में आ चुका है। अब हम इसका CF निकाल देंगे। CF आपको पता ही है, पहली संख्या को एज इट इज उतारेंगे, फिर उसमें अगली संख्या 15 जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगी उसमें फिर 62 जोड़ देंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें हम 13 जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि कैसे निकालते हैं CF। आपने बचपन से भी 10वीं, मतलब बचपन का मतलब 10वीं से CF निकालना सीखा है। अब हमें क्या निकालना है, साइज निकालनी है। साइज होती है n/2 टर्म, तो यहाँ पे जो n/2 टर्म, n कितना है 100 है, 100/2 करेंगे 50। 50 कहाँ पे हमारा साइज आ रहा है, उस 50 को हम देखते हैं। तो 50 जो साइज है वो देखिए इसमें टेबल में कहाँ पे 50 आपको लाई होगा, CF में कहाँ 50 आएगा, तो 50 आएगा, 25 में तो आएगा नहीं, 10 में आएगा नहीं, 100 में आएगा नहीं, 100 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 87 में आ रहा है। तो हमारा जो 87 है, इस वाली लाइन को हम जो है मार्क कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली एक हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये वाली जो है, ये डाटा जो है हमारी इसमें जो हमारी 50 की वैल्यू लाई कर रही है इस वाले पूरे टेबल में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि हमारी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो इस टेबल की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम F मानते हैं। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे F लिख सकते हो आप। तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या माना, 62। इसी लाइन की जो लोअर लिमिट है 40, उसको L1 मानते हैं, तो ये L1 रहा। और इसके बाद में आप जो 87 जिसमें हमारा ये 50 लाई कर रहा है, उसके ऊपर वाला जो होता है वो हमको क्या देता है, C देता है। क्या देता है, C की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, देखो M की वैल्यू आ गई, ये रही। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए L1 की वैल्यू है, F की वैल्यू मिल गई है, C की वैल्यू 25 है, M की वैल्यू 50 है, एक वैल्यू नहीं है, कौन सी, I की वैल्यू कितनी है, तो सभी के बीच में कितने का अंतर है, 20-20 का, तो वो हो गया I। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें अच्छे तरह से पता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं L1 की वैल्यू 40, F की वैल्यू 62 थी, I की वैल्यू अभी बताया मैंने टेबल में, अंतर कितना हमने निकाला 20-20 का, तो I हो गया 20, M 50 निकाला था, और C हमने अभी अभी देखा 25 है। तो इस तरह से इस टेबल में सारी वैल्यू हमें यहाँ से इस डाटा के रूप में मिल गई। अब इस सारी वैल्यूज़ को, ये जो सारी वैल्यूज़ आपके सामने दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को जो है माध्यिका वाले टेबल में L1 की जगह हम रखेंगे 40। ठीक है, तो ये रखा 40। ठीक है। और इसके बाद में आपका I कितना है, तो I है 20, तो हमने I को रखा 20। और यहाँ पर जो है आपका F कितना है, तो F है 62, तो F जो है 62 रखा। इसके बाद में आपका M कितना है, 50, ये रहा M की वैल्यू 50, तो ये रखी है 50। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं M की वैल्यू 50 दे रखी है। हमने टेबल की सारी वैल्यू एक जगह लिखने से हमारे डाटा आसान हो जाता है। और C की वैल्यू है 25, तो C की वैल्यू रखी 25। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ रखी। अब इसको हमारा काम क्या है, बस सॉल्व करना है। तो देखो 40 का 40, 20/62, यानी 20/62 इंटू माइनस कर दो 50 में से 25, तो 25 बचा, 25 गुणा में 2 करोगे तो 500/62 आ जाएगा। ठीक है, ये 500/62 आ गया, 40 का 40 रहा। 500/62 को आप डिवाइड करते हो तो 8.06 आएगा। आप चाहें तो 2 की टेबल से काटो, फिर 3 की टेबल से काटो, काटते रहो, फिर आएगा। मैंने तो कैलकुलेटर से किया, सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे को तो सोल्यूशन आपको समझाना है। तो 40 का 40 आया, इसको काटा तो हमारे पास आ गया 8.06, दोनों को ऐड किया तो 48.06 जो है हमारा फाइनल आंसर आना था। यही हमारा जो है इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे को इस टेबल को कैसे सॉल्व करना था। आई थिंक कि ये वीडियो आपको मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह से मैंने सारे सेट्स कराए हैं, अगर आप उनको समझते हो तो आपको आसानी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 17 नंबर, निम्न बहुलक का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे मोड निकालना है। आकार दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंतर, अंतर सभी में समान है। आवर्ती, आवर्ती का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंतर और आवर्ती तो दी गई, यानी कि टेबल
टेबल हमारे को समझ में आ रही कि टेबल तो सही है। अब हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक निकालने का तरीका इसमें क्या है। सबसे पहले हम आकार यानी कि साइज जो है उसको ले लेते हैं, जो 0 से 10 से लेकर 60 से 70 तक है, तो ये हमने टेबल में डाल दिया इस तरह से, ठीक है। ओके, आवर्ती हमें पता है, आवर्ती को भी हमने टेबल में इस तरह से उठा के सीधी सीधी जो जो आवर्तियां हैं उन आवर्तियों को यहाँ पे टेबल में डाल दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक कंप्लीट। अब दो दो का समूह बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे दो दो की और फिर ग्रुपिंग करेंगे तीन तीन की। अब देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रुपिंग कितनी की है आपकी, दो। यहाँ पर पहले हम ग्रुपिंग ऑफ 2 करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं की ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद में हम जो है संख्याएं 3 की ग्रुपिंग करेंगे, फिर ग्रुपिंग तीन तीन के समूह में की जाएगी। तो देखो ध्यान रखना कैसे करते हैं। ये टेबल नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये छोड़ दो, हम यहाँ पे दो दो की ग्रुपिंग कर रहे हैं, दो दो की ग्रुपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो दो की ग्रुपिंग ही है, और यहाँ पर जो है तीन तीन की ग्रुपिंग है, यहाँ पर भी तीन तीन की ग्रुपिंग है, और यहाँ पे भी तीन तीन की। दो दो की ग्रुपिंग है इसलिए दो टेबल बनी है, तीन तीन की ग्रुपिंग है इसलिए तीन टेबल बनी है। समझ में आया कुछ? दोबारा बोल रहा हूँ कि ये दो दो की ग्रुपिंग वाला टेबल है, तो दो दो की ग्रुपिंग है, तो दो संख्याएं आएंगी, तो दो का टेबल एक बनाया, दो का टेबल एक बनाया, मतलब दो के लिए एक टेबल बनाया। दो दो की ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग का एक टेबल, एक ग्रुपिंग का एक टेबल, दो ग्रुपिंग हो गई। तीन ग्रुपिंग मतलब तीन टेबल, तो तीन ग्रुपिंग के लिए एक टेबल, फिर दो टेबल, फिर तीन टेबल, और फिर विश्लेषण हम लास्ट में करेंगे, ये बताऊंगा बाद में। अब समझो इसको। यहाँ पर जो है आपने आवर्ती लिख ली, टेबल सारी हमारी ऊपर दी गई थी, इसमें से लिखा। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे करना क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, बस केवल अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है। देखिए पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर दो दो की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि दो को ऐड करना है। तो 5 + 7 करोगे तो आ गया 12, ठीक है। ये आ गया, मिल गया 12। अच्छा, अब देखिए 7, अब यहाँ पर 5 + 7 किया, अब हमने जो है 19, क्योंकि दो ले लिया तो छोड़ दी, दो के सामने लिख दिया, दो के बीच में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि दो के बीच में लिख रहे हैं। उसके बाद में हमने 19 लिया, और फिर लिया 18, फिर हमने इन दोनों का ऐड किया और लिख दिया 37, तो ये दोनों के बीच में लिख दिया। समझ में आ गया आपको? अब 16 और 10 को लिया, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों के बीच में लिख दिया, ये हो गया 26। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो दो की ग्रुपिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, दो ऊपर वाली संख्याएं ली थी, फिर उसके बाद में दोनों छोड़ करके फिर दो संख्या ली थी, फिर दोनों छोड़ करके फिर दो संख्या ली थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब देखो कि हमने 7 और 19 नहीं लिया था, ठीक है ना। 5 और 7 लिया था, 12 आया, फिर 19 और 18 लिया था, यानी कि हमने जो छोड़ी थी उसको अब लेना है। तो अभी क्या करना है, दूसरे ग्रुपिंग में फिर से दो लेने हैं, लेकिन जो संख्याएं नहीं ली थी अब उनको लेंगे। अब ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया। अब हमने कौन कौन सी नहीं ली थी, तो हमने 7 और 19 एक साथ नहीं लिया था, तो 7 और 19 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 26, ठीक है। अब हमने कौन सा नहीं लिया था, हमने 18 और 16 को एक साथ नहीं लिया था, तो 18 और 16 को एक साथ लेंगे तो हमारे पास आ गया 34। और इसी के बाद में हम 10 और 5 को नहीं लिया था एक साथ में, तो 10 और 5 को लेंगे तो आ गया हमारे पास 15। तो ये ग्रुपिंग समझ में आ गया कि एक बार में दो डाटा ली, जिसको लिया उसकी टेबल बनाई, और फिर जो बचे हुए थे डाटा उसके लिए दूसरी टेबल बनाई। अब समझ में आ गया? नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता ना तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता। ये क्लियर हुआ आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल पे। अब हमें तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है। तीन का ग्रुपिंग मतलब ये तीनों को ऐड करना है, तो 5, 7 और 19 को ऐड करेंगे। तो 5, 7, 19 को ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 31। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31। फिर 5, 7, 19 को ऐड किया, अब हमें किसको ऐड करना है, अगले तीन को। तो 18, 16 और 10 को ऐड करोगे तो ये टोटल तीनों का ऐड आ जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, तीन तीन की ग्रुपिंग एक में खत्म हो गई। अब अगले में क्या करेंगे, अगले में जो है हम ऊपर वाला 1, 2, 3 लिए थे, तो अब ऊपर वाला छोड़ करके हम 3 लेंगे। तो यहाँ लेंगे 7, 19 और 18, 18 और 19 हो गए, 18, 18, 36, 36 और एक 37 और 7, 44। तो ये तीनों का अब हमने कौन से तीन लिए, ये तीन लिए, तो तीनों का जो ऐड आया वो कितना आ गया, 44, ठीक है। अब हम अगले फिर से तीन लेंगे, तो अगले तीन कौन से हैं, तो आपका आ गया ये वाले तीन, 16 और 10 और 5। तो इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जा रहा है हमारे पास में टोटल 31। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ध्यान देना है कि हमारे पास बचा कौन सा तीन। तो अभी देखो ध्यान से कि हमने जो है 19, 18 और 16 को नहीं लिया, यानी कि ऊपर पहले 1, 2 और 3 लिया था, उसके बाद 1, 2, 3 लिया। अब हमें 19 को, 18 को और किसको लेना है, ये 16 को लेना है। तो 19, 18 और 16 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8, 8, 8 और 8 और 6 14, और 14 और 9 23, 23 और 30 53, ठीक है। तो अभी दोबारा मैं इसको हटा, इंक को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अभी हमने कौन से, देखो सब लिए थे, अब जो डाटा नहीं लिए थे उनको ले रहे हैं, क्योंकि तीन ग्रुपिंग करने, तीन के पहले पहले तीन को लिया था ये वाले, फिर तीन को लिया था ये वाले, ठीक है। फिर जब इनको लिख करके इन तीनों का ऐड किया था तो 26 मिला था, फिर मिला था आपको, सॉरी
आपको 31 मिला था और फिर 44 मिला था। फिर हमने क्या करा था, जो डाटा 3 लिए थे उसमें से ऊपर वाली छोड़ी, फिर 3 नीचे वाले लिए, तो 7, 19 और 18 लिया था तो 44 आया था। और फिर हमने आपको उसका 18, 16 और सॉरी आपका जो है कौन सा लिया था, ये हमने लिया ये वाला, ठीक है। अब ये 19 और 8 और 16 इस तरह से लिया था तो हमारे पास 44 आ गया था। अब हमारे को जो बचा हुआ 53 है, ये कैसे आएगा, तो हमने जो संख्या ली थी उनमें से जो संख्या एक साथ नहीं ली थी, तो देखो हमने ये 3 संख्याओं को एक साथ नहीं जोड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ो इसको, तो इसको जोड़ोगे तो आपको आएगा 53। यहाँ पे जो चीज़ दी गई है ना, यहाँ पे सामने सामने लिखा है कि किसका किसका ग्रुपिंग है यार। अगर मैं यहाँ पे तीर से बनाना चाहूँ तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो ये ग्रुपिंग जो है इस तरह से आपको मिल रहा है कि यहाँ 7 और से लेकर के कहाँ तक है ग्रुपिंग, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस तरह की ग्रुपिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, मैंने सामने लिखा है, बस थोड़ा सा अंतर फंतर है तो उसको देख लेना। ग्रुपिंग समझ में आ गई, तो इस तरह से हमारी ये ग्रुपिंग कंप्लीट हुई। अब ग्रुपिंग के बाद में हमें सिंपली चूज़ करना है कि हमें करना क्या है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण क्या होता है, तो देखिए विश्लेषण के लिए हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं विश्लेषण को, ठीक है। तो विश्लेषण को चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है इस पूरे टेबल में वो आपकी 19 है, ठीक है ना। 19 है, तो 19 के सामने जो है हम एक जो है यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको जो है लिख देता हूँ, सपोज करिए कि एक जो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। एक लिख दिया। अब 19 जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए कि हमारा जो है ये 37 है, ये गोले गोले जो हमने करे हैं ना, ये ग्रुपिंग के लिए किए हैं, ठीक है ना। तो ये 19 है और ये 19 और प्लस 18 कितना आया था, 37, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी ज़्यादा है, तो इसमें 19 है। इसमें ज़्यादा कौन सी है, इसमें 37 है। इसमें ज़्यादा कौन सी है, इसमें 34 है। इसमें ज़्यादा कौन सी है, इसमें 44 है। इसमें ज़्यादा कौन सी है, 44 है। इसमें ज़्यादा कौन सी है, 53 है। तो ये हमने गोले कर लिए, समझ में आ गया। तो हम जो है 19 वाली फ्रीक्वेंसी हमने देखी, तो 19 वाली फ्रीक्वेंसी जो है हमारी आई, तो इसके सामने हमने एक लिख दिया, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 19 की है, तो इसके बिल्कुल सामने जो है एक लिख दिया। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, अब जो है जो फ्रीक्वेंसी 19 मिली, अभी हम उसको करना क्या है वो बताऊंगा मैं बाद में। 19 हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, ये F0 F1 F2 बाद में हम लिखेंगे, इसको भूल जाना। अभी F1 F2 F3 नहीं लिखा, हम भूल जाते हैं। हमने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली पकड़ी 19, 37, 34, ये सारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को गोला कर लिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब 19 जो है हमारी पहली है, तो इसके सामने हमने 1 डाला। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा टेबल, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले 37। ये 37 हमें कैसे मिला, तो 37 देखो 19 को और 18 को जोड़ने से मिला। तो 19 वाले में एक और जो है हम लगा देंगे कि एक 19 वाले में यहाँ पर, और एक जो है हमारे 18 वाले में लगा देंगे। तो 18 वाला भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो 18 वाले में, यहाँ ध्यान रखना कि कहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये 18 वाले में एक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक ही लगाया है, मोटी लाइन हो चाहे छोटी लाइन हो, एक लगाया है, ठीक है। तो 19 और 18 37 मिला। अब अगला देखते हैं 34। 34 कैसे मिला हमारे को, तो 34 मिला 18 और 16 को पकड़ने से। 18 में एक लगाएंगे तो 18 वाले में एक ऑलरेडी था, एक और लगा देंगे। हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे लगाना जिसमें मिलता है। तो 18 में एक लगाया, और आपका अगला में जो हमारे को उसमें 16 जोड़ा था तो उसमें एक लगा दिया, ठीक है। समझ में, 18 और 16 34 मिला। अब 44 कैसे मिला, तो 44 में हमें मिला 18, 16 और 10 को जोड़ने पे। तो 18 वाली लाइन में फिर से एक और लगा देंगे, हमारा ये रहा। फिर इसी तरह से 16 वाली लाइन, 18 प्लस 16 प्लस 10, ठीक है। 16 भी आपने यहाँ पे लगा दिया, और 10 वाली लाइन में भी हमने एक जो है लगा दिया। ध्यान रखना है क्या कर रहा हूँ मैं, लगा दिया इस तरह से। अब हमारे पास जो है, हमारे पास 18, 16 और 10 जोड़ने से हमारे को कितना मिला था, 34 मिला था, है ना। 34 ही मिला था ना, या 44 मिला था, 44 मिला था। इसी तरह से 37 34 का हो गया। अब हमारे को 44 तीन डाटा को जोड़ने से मिला, 18, 16 और 10 को। अब हमारे को ये 44 कहाँ से मिला, तो ये 44 मिला है हमारे को तीन डाटा जोड़ने से। कौन कौन सी डाटा जोड़ने से, तो हमारा 7 जोड़ने से, 19 जोड़ने से, और जो है 18 जोड़ने से। तो 7 के सामने एक लगाएंगे, तो 7 के सामने एक लगाया, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा किससे मिला था, तो 7 के बगल में 7 के नीचे 19, 19 को जोड़ने से 7, 19 और 18 तीनों में एक एक लगाना है। तो 19 वाले में एक और लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ ध्यान से देना, ये लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में 18 वाले में भी एक लगाना है हमें, तो हमने एक लगा दिया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये इतनी लाइनें बन गई। अब देखो ध्यान से, ये 53 कहाँ से मिला, 53 देखो, 53 को हमें मिला है 19 को, 18 को और 16 को जोड़ने से। ध्यान देना कि हमें जो 53 मिला है ये कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है टोटल 19 और 18, 8, 8, 16 और एक 17, 17 और 6 23,
23 का 3 और 30 ये और 20 वो 50 53 हो गया ना। तो ये तीनों को जोड़ने से तीनों में 19 वाले लाइन में जाएंगे हम, और 19 वाले में एक और जो है लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर 19 वाले के बाद में हमने और क्या जोड़ा था, 19 में जो 53 मिला तो 19 में हमने 18 जोड़ा था, तो 18 वाली लाइन 4 हो चुकी है। पांचवी हम लाइन पता है हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो पांचवी लाइन जो हमारी क्रॉस आ गई, ठीक है, ये हो गई क्रॉस। अब इसके बाद में एक और चीज़ जोड़ी थी, 53 प्राप्त कैसे होता है, 19 18 और 16 में भी, तो 16 में भी एक और लाइन आ जाएगी, तो 16 में एक और लाइन हमने जो है लिख दी। तो इस तरह से ये हमारी टेबल जो है कंप्लीट हुई। अब इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो ये क्रॉस वाले की सबसे ज़्यादा लाइनें हैं। तो ये लाइन किस में है, तो यहाँ से चलते हैं सीधे सीधे पकड़ते हैं। तो आपको देखने को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन है इस तरह से आप चलते जाइए, सीधा 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 सीधा, ये मिल गई, ठीक है ना, इस तरह से सीधा सीधा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मैंने सीधा खींचा है। तो यहाँ पे आपको मिली कौन सी, तो यहाँ पे मिला 18 जो है, तो ये है आपका F1, ठीक है। जो ये लाइन कट के सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी वो उसको माना हमने F1। हमारे को यहाँ टेबल में लिमिट भी मिल गई, ठीक है। और इसके F1 के ऊपर वाला क्या होती है, F0 होती है, ठीक है, ये F0 हो गई और इसके नीचे वाली F2 हो गई। तो इस तरह से F1 F2 F0 की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला उठाना है, पुट करना है, बात खत्म। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे F1 की वैल्यू लिख ली हमने, F0 की, F2 की, और आई तो जानते ही हो आप, इस उनके बीच का अंतर कितना है, तो ये 10, ठीक है। उसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपली। तो L भी आपको पता है, L क्या है, इसमें 30 है। लोअर लिमिट कितनी है, तो इसकी 30 है, ठीक है ना, इस वाले टेबल की 30 है लोअर लिमिट, इसी को L बोलते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन कराया है मैंने। और जो है आपकी 30 से 40 जो है ये कौन सी है, आपकी बहुलक वर्ग है, जिसको व्युष्टक वर्ग भी बोलते हैं। आपको इसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जो है आपको बहुलक का जो है आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखिए, बहुलक ज्ञात करना है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला जो है सिंपली L1 प्लस में F2 अपॉन में F1 प्लस में F2 इंटू आई, ये भी होता है और दूसरा भी होता है, आप जानते हैं, F1 माइनस F2 इंटू अपॉन में F1 माइनस F0 इंटू F1 माइनस में F2, इस तरह से भी होता है। आपको दोनों करा रखा है मैंने, आपको जो अच्छा लगता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब सीधा सीधा क्या करोगे, आप बिल्कुल फॉर्मूले में जो सारे हमारे पास ये आए हैं वैल्यूज़, इनको डालोगे। तो यहाँ पे 30 डाल दिया, 30 तो हमारा आई है, मैंने बताया लोअर लिमिट होती है। F2 हमारे पास 16 है, तो ये डाल दिया। इसी तरह F1 का मान जो है हमारे पास में 18 है, और F2 का मान जो है हमारे पास में 16 है, ठीक है। तो इस तरह से डाल दिया, इंटू में आई, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, तो ये 10 जो है यहाँ पे दिखा गया है, तो 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 16/34 इंटू में 10, यानी कि 160/34, 160/34 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 4.70, प्लस में 30 तो था ही, तो 30 को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 34.70। तो ये हमारा आंसर जो है बहुलक का निकलना था। तो ये टेबल थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आपको मैं समझा चुका हूँ, उसी हिसाब से आपको करना है कि आवर्ती जो टेबल है उनकी आवर्ती से लिख लेनी है। आवर्ती के बाद में ग्रुपिंग करनी है 2 2 की, ठीक है। 2 की ग्रुपिंग करोगे तो दो टेबल बनेंगे उसी टेबल में, और 3 की ग्रुपिंग करोगे तो 3 टेबल बनेंगे उसी ग्रुपिंग में, ठीक है। सारे डेटाओं को हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, और सबको लिखते जाएंगे वन बाई वन बाई वन बाई, और लास्ट में विश्लेषण कर लेंगे। विश्लेषण करने के लिए आवर्ती जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको उसके सामने सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद में जो है दूसरी की आवर्ती सबसे ज़्यादा है उसको देखेंगे कि वो किसको किसको जोड़ने से मिला, तो फिर उसके आगे आगे 1 1 लिख देंगे। फिर अगली आवर्ती देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है और उसको किसको जोड़ने से मिला था, तो उसके आगे 1 1 लिखते जाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे और हमारे इस तरह से एक विश्लेषण एनालिसिस बन जाएगा। और यहाँ पर जो एनालिसिस सबसे ज़्यादा होती है जिसमें इसमें 5 है, तो ये 5 किस टेबल में आ रही है उसको पकड़ेंगे, और उसको पकड़ते ही F1 मिल जाएगा। F1 के ऊपर F0 और F2 नीचे मिल जाएगा। इसमें इसी टेबल में है जो है आपकी लोअर लिमिट L मिल जाएगी, और इसी के बीच का डिफरेंस आई मिल जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगला 18वां जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है कि देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, माध्यम निकाय के कर्मचारियों को 1 जुलाई तक अंतिम 5 वर्ष की पारदर्शित करती है एक सीधी रेखा संचित कीजिए और उपनति मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 जुलाई 2016 तक कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2016 तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस टेबल को देखते हैं, इसके ईयर्स को लिख लेते हैं। तो 11 12 13 14 15 5 साल है, तो टोटल n बराबर 5। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 100 से लेके 160 तक, तो 100 120 130 140 और 160, इसका टोटल कर लिया, ये आ गया y। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको करा चुका हूँ, याद होगा कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है y
टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हमें वाई निकालना होगा, तो वाई निकालने के लिए हमें ए चाहिए, बी चाहिए और एक्स चाहिए। ए बी और एक्स इस टेबल से निकालेंगे। सबसे पहले वाई हमने एम्प्लॉयज़ को वाई मान लिया, अब हमने इसको वाई को रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो है यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम 2007 लिख दिया है, तो यहाँ पे साइड वो सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने, ये जस्ट ए सेकेंड। तो हम डेविएशन फ्रॉम 2013 निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ईयर जो है आपका, ये दो ऊपर के ईयर और नीचे के बीच के वाले ईयर को लेते हैं। इससे पहले वाले मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि बीच वाली टेबल लेते हैं, लेकिन उसमें बीच वाली टेबल नहीं मिली थी, हमें आंकड़े बराबर दिए गए थे। यहाँ पे इवन नहीं है आंकड़े, यहाँ पे आंकड़े 7 हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे 2 और 2 4, सॉरी आंकड़े 5 हैं। 5 में बीच की संख्या आ जाएगी आपकी 2013, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, तो 2013 जो है ये डेविएशन वाला हमारे आंकड़ा आ गया। तो 2013 जो है ये आंकड़ा हमारा किसका आ गया? डेविएशन का, यानी कि इसी में से हमें अंतर निकालना है। तो 2013 जो हमारा डेविएशन ईयर है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2013। अब इस 2013 में से डेविएशन कितना हो रहा है, तो हम 2011 में से 2013 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर 2012 में से 2013 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 2013 में से 2013 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 2014 में से 2013 को घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। इसी तरह से 2015 में से 2013 को घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो इस तरह से ये डेविएशन निकाल दिए। इसी तरह से मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। फिर जो ये वैल्यू आई हैं इनका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मानी है मैंने? एक्स मानी है। ध्यान रखना, इसको हमने वाई माना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ वाई, सिग्मा वाई निकाल रखा है, कितना आया? 650। ठीक है, ये बाद में हम देखते हैं 650 वगैरह का यूज़ जब करेंगे। फिर अब इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। ये एक्स की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका 0 का 0, इसका 1 का 1, इसका 4। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट किसका किसका निकालना है, तो हमें जो वाई इंटू एक्स कर देना है। तो वाई इंटू एक्स, देखिए वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। अब इनको हम गुणा कर रहे हैं, तो 100 गुणा में -2 तो -200, और 120 गुणा में -1 तो 120। इस तरह से गुणा करके हमने लिख दिया, ये मल्टीप्लाई लिख दिया, एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू, तो इनको गुणा करते गए और इस टेबल में लिखते गए। अब हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, वो मैं आगे बताऊंगा कि ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमारे ट्रेंड वैल्यू है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमें कैसे निकालना है, तो देखिए ध्यान से, पहले हमने एन निकाल लिया। एन कितनी संख्या है? 5। ठीक है, वाई निकाल लिया। सिग्मा वाई कितना है हमारे पास में? 650। तो सिग्मा वाई हमें मिल गया 650। उसके बाद में सिग्मा एक्स कितना है, तो हमारे पास सिग्मा एक्स हो गया 0। उसके बाद में हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, तो सिग्मा एक्स हमारे पास 10 आ गया, इन टोटल इसका टोटल। और इसमें सिग्मा एक्स वाई इन सभी का टोटल कितना आ गया हमारे पास? 130। ठीक है, और यहाँ पर वाई सी जो है हम बाद में देखते हैं। वाई सी मतलब इस टोटल को कितना करने पे हमारे को मिला, तो ये 650 मिला। ये हम अभी बाद में देखते हैं। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें जो इक्वेशन निकालनी है, इसको इक्वेशन को निकालने के लिए हमें ए अगर निकालना है तो आपको ए निकालना आना चाहिए, फिर बी निकालना आना चाहिए। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा लें, यहाँ पे प्लस का साइन दिया है ना, इसको आप थोड़ा सा सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए बराबर क्या आ रहा है? ए बराबर आ रहा है आपका 130। ठीक है, तो इसको हम जो है फॉर्मूले में रखेंगे, ए बराबर 130 को। तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू का साइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इक्वल्स टू का साइन कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो हमारा ए बराबर होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई देखिए 650 है यहाँ पर, ये रही 650 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी 650 की वैल्यू हो गई। और सिग्मा एन कितना है, तो ये हमारे पास कितना है, तो ये एन है 5। तो इसको 650 बटे में 5 किया तो ए की वैल्यू आ गई 130। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की 130। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है 130 आ गई। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट बी पार्ट को निकालने के लिए। बी बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई देखिए 130 है। ठीक है ना, 130 है, तो हमें जो है सिग्मा एक्स वाई ले लेंगे 130। तो 130 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो सॉरी 130 नहीं 140 आएगा। ये डाटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली बुक में से दिया था तो इसीलिए ये बाई मिस्टेक ही हो गया। तो इसको मैं आपको 140 कर देता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेना आप दोबारा से। ठीक है, मैं जस्ट, तो सिग्मा एक्स जो यहाँ पे एक्स वाई निकालोगे 140 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो आपको भी ध्यान रखना है। जो चीज़ें बता रहे हैं उसको करेक्शन कर लें, कुछ नहीं है, बाकी सारे डाटा सही कर दिए हैं, कोई भी इसमें इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 140 जो है, हम बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपन में एक्स स्क्वायर होता है, तो 140 को रखा हमने, और बटे में एक्स स्क्वायर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 10।
यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रही है। तो इस x की वैल्यू को जो है हम यहाँ पर, ये x की वैल्यू 10 है तो इसके बटे में 10 कर देंगे। इसको फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 14 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 130 आ गई और b की वैल्यू जो है हमारे पास में 14 आ गई। तो अब हमें इस वैल्यू को है इस इक्वेशन में पुट कर देना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू को। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बाद में निकालेंगे और या फिर x की वैल्यू हम पहचानेंगे कि कहाँ से निकालना है। तो देखिए उपनति समीकरण ट्रेंड इक्वेशन में y इक्वल्स टू वाई बराबर a की वैल्यू रखा हमने 130 और प्लस में b की वैल्यू रखी हमने 14। तो 14 इंटू में x है तो इंटू में x लिख दिया। ठीक है, ओरिजिन ईयर कौन सा है, तो हमने कौन सा ईयर माना है, 2013। तो 2013 यूनिट यानी कि 1 ईयर का यूनिट के लिए हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें 2016 के लिए जो है आपको गणना करनी है। 2016 तक कर्मचारियों की गणना करनी है हमें, 2015 तक का दे रखा है हमें, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं हम इसमें। तो हम एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे तो 2016 का एस्टिमेशन करेंगे हम। तो देखिए 2016 तक कितने साल हमारे को मिलेंगे, तो देखिए फॉर द ईयर 2016 यानी कि 2013 तो हमारा क्या था, 2013 था ओरिजिन, और 2016 तक जाएंगे यानी कि 2014, 2015 और फिर 2016, 3 साल आ रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, 2013 हमारा जो ओरिजिन था यानी कि हमने 2013 को जो है सेंटर पॉइंट माना था। तो 2013 के बाद में 2014, 2015 और 2016, 3 साल आ गए। तो तीन जो है ईयर हमारे पास आ गए। 3 ईयर जो है एस्टिमेटेड हमने 2016 मानी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला है 2016, यानी कि 3 साल हमें मिल रहे हैं फॉर द ईयर 2016। इट विल बी 3। तो यहाँ पे 3 आ गया तो x की जगह क्या रख देंगे, अब 3। इसी x को हमें 3 रखना था, इसी x का मान हमें निकालना था टेबल में क्वेश्चन से पढ़ करके। तो 16 अगर यहाँ 17 देता तो 4 आ जाता, 18 देता तो वैसे ही बढ़ जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखी 3। तो इसको हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया 2016 के लिए तो हमारे पास आ गया 172। तो ये 172 जो है ये हमारे पास उस समय की क्या आ गई, जनसंख्या आ गई, एम्प्लॉयज़ आ गए। 2016 में जो है एम्प्लॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172। यही चीज़ हमें निकालनी थी इस पूरे इक्वेशन से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सिग्मा वाई जो है आपको कितनी है, सिग्मा वाई को हम देख रहे हैं तो सिग्मा वाई है जो हमारे पास में कितना है, 650। 650 बटे में एन कितना था, 5, इसको कटा तो हमारे पास आ गया 130। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ को रखनी होती है। बाकी वाई सी जो है हम निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट ट्रेंड वैल्यूज़ को वाई सी प्लस में बी ए प्लस में बी एक्स। तो आप देखोगे यहाँ पर 130 प्लस में 14, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 120 नहीं 130 है, सॉरी 130 जो है ये रहा। ठीक है, और फिर मैंने प्लस पहला हमने निकाला, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे -2 क्यों ले रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 3 साल को ऐसे भी जोड़ते हैं, और उसके अलावा तीन तीन वैसे भी 2 तरीके से ये 3 आता है। 3 कैसे आया कि यहाँ पे प्लस का 1 है क्योंकि 2013 पे तो 0 है, और उसके नीचे के आगे हमें आंकड़े, उसके आगे के आंकड़े निकालने हैं, तो आगे के आंकड़े में क्या है, प्लस का 1 है और प्लस का 2 है। तो ये दोनों को जोड़ करके भी आपका 3 साल आता है। ठीक है ना, 2003 से 2016 एस्टिमेटेड है। तो आप दो या तो फिर काउंट करें ईयर, या फिर आपको सबसे अच्छा तो है डेविनेशन काउंट करें, क्योंकि आपके सामने ये लिखा रहता है। इसमें अंदाजे में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो +1 डेविएशन आया, +2 आया, तो इन दोनों को जोड़ा तो +3। तो 3 हमने x लिया था। यहाँ पर जैसे x की वैल्यू -2 है तो -2 लिखा, -1 है तो -1 लिखा, 0 है तो 0 लिखा, फिर +1 है तो +1 लिखा, +2 है तो +2 लिखा। इनकी वैल्यूज़ हमने निकाली और इनको भी ऐड करोगे तो आपका जो है 650 जो है YC आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है सोल्यूशन हुआ। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो है 2015 के लिए किसी शहर की जनसंख्या का बाह्य गणन करना है। इसका भी आपको एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए करना क्या है कि ईयर लिख देना है। तो 1979 से लेकर 2009 तक सब में 10-10 साल का गैप दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में जो है आप देखोगे कि इसमें जो जनसंख्या है हज़ारों में दे रखी 22, 27, 34 और 42। तो 22, 27, 34 और 42 जो हमने जनसंख्या पॉपुलेशन को वाई मान लिया। ठीक है, इसमें 2 टेबल बना के छोड़ देंगे, इसको भूल जाओ, अभी अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी हम नहीं बता रहे हैं, अभी अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। और यहाँ पर जो है आपका ये जो है कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, ये समझिए। अब देखिए आपका जो है x अगर हमने ये माना है तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो इस तरह से हमने इसको x1, x2, x3 मान लिया। इसी तरह से y की टेबल के लिए इनको हम क्या है y1, y2 ईयर को मान लिया x0, x1, x2, x3। तो इसलिए हमने x1, x2, x3 लिख लिया। और y को जो है हमने सॉरी ये नीचे जो पॉपुलेशन है इसको y माना है, तो इसको मान लिया y0, y2, y1, y2, y3। तो y1 y0 से लेकर y3 तक लिख दिया। अब यहाँ पर del 1 निकालेंगे, फिर del 2 निकालेंगे और del 3 निकालेंगे।
निकालेंगे, सभी में दो दो टेबल बनाएंगे। ये टेबल एक, दो इसके, फिर दो इसके और इसके भी, डेल्टा इस वन की डेल्टा की पावर वन, डेल्टा की पावर टू और डेल्टा की पावर थ्री। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले डेल्टा वन की एक वैल्यू इसको निकालते हैं, इसको भूल जाओ, ये बाद में बताऊंगा डेल्टा कैसे लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 27 और 22, इस 27 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आया 5, तो इन दोनों के बीच में लिख दिया हमने 5। ठीक है, 34 में से 27 घटाओगे तो आएगा 7, तो इन दोनों के बीच में लिख दिया हमने 7। इसके बाद में आप 42 में से 34 घटाओगे तो आएगा 8, तो इन दोनों के बीच में लिख दिया हमने 8, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगले वाले टेबल में y2 वाले में जाएंगे, अभी भूल जाओ इस सबको, बाकी हम केवल वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद में देखो डाटा लिखने का आसान तरीका होता है, तरीका आसान बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो। अब हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो इसके बीच की जो वैल्यू आएगी 2, इसको लिख दिया। अब 8 में से 7 को घटाया तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसको लिख दिया। अब आपका 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसके बीच की वैल्यू को इस तीसरे वाले टेबल में लिख दिया। तो हर जगह पे हमने टेबल में वैल्यूज़ को एक एक लिख दिया, सभी की वैल्यूज़ लिख दी, हो गया ख़त्म ये वैल्यू का काम। अब हमें किसके मानना है, सिग्मा की पावर 1 है तो सिग्मा की पावर 1 जो है सब जगह लिख लेंगे, सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर, यहाँ पे तीन संख्या है ना, तो तीनों के सामने सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर 1 और सिग्मा की पावर 1 लिख देंगे। इसी तरह से ये दो संख्याएं हैं, यहाँ पे क्या है सिग्मा की पावर 2 है तो यहाँ पे सिग्मा की पावर 2, सिग्मा की पावर 2 लिख देंगे। इसी तरह से अगली संख्या 1 है तो यहाँ पे सिग्मा की पावर 3 लिख देंगे, छोड़ दिया। अब देखिए पहली संख्या पे वापस आ जाइए, तो यहाँ पे सिग्मा की पावर 1 1 1 है, तो यहाँ पे 1 के नीचे, जो सिग्मा के नीचे यहाँ पे 0 लगाया है, तो सिग्मा 1 मतलब यहाँ पे 0 स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 ऐसे लिखेंगे, 0 पहले 1 1 1 कर दिया सभी का, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, और उसके नीचे क्या लिखेंगे 0 1 2। इसी तरह से इसका 0 1 फिर खत्म हो गया, फिर इसके में 0 1 की जरूरत है नहीं क्योंकि सिग्मा ही खत्म हो गए। तो आपको ध्यान आ गया, समझ में आ गया कि सबसे पहले जो सिग्मा 1 या 2 या 3 दिए हैं तो उनको जितनी संख्या है उनके सामने लिख देंगे। फिर जब हम फिर काउंटिंग करेंगे तो 0 से काउंटिंग करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे x0 फिर 1 2 3 लिया था, इसी तरह से हम सिग्मा 0 फिर सिग्मा 1 फिर सिग्मा 2 नीचे लिख देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से आ गई। टेबल समझ में आ गया, बन गया कैसे, आसानी से टेबल बन गया, बहुत ही आसान टेबल था। आपको ईयर लिखना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे ही रखी है, इस दोनों का डिफरेंस लिख के यहाँ लिख देना है, फिर अगले का डिफरेंस लिख के यहाँ लिख देना है, और इन दोनों का डिफरेंस लेके अगले में लिख देना है। सिग्मा कैसे लिखना है, तो सिग्मा 1 है तो सभी संख्याओं के आगे सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 लिख देना है। सिग्मा मतलब सॉरी डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 लिख देना है। इसी तरह से 2 है तो दो संख्या है तो दो बार जो है डेल्टा स्क्वायर लिख देना है, और संख्या फिर इसमें एक ही है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू एक ही लिख देना है, जितनी संख्या है उतनी बार में उस डेल्टा को लिखना है। और उसके बाद में सीरीज़ जो है 0 से काउंट करना है, 0 फिर 1 फिर 2, इसी तरह से फिर आपका ये 0 फिर 1, आगे अगर और संख्या रहती तो 2 भी लिखते हैं, और डेल्टा स्क्वायर फिर 2 आ जाता, फिर इसी तरह डेल्टा स्क्वायर 3 आ जाता अगर संख्याएं होती। न्यूटन का सूत्र जो है हमारे को ये याद रखना है, जिसका सूत्र होता है वाई एक्स इक्वल्स टू वाई नोट। वाई नोट क्यों लिया है, तो अभी ये वाई नोट मैंने बताया था क्यों मानेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में लगेगा। तो वाई नोट प्लस में एक्स फिर डेल्टा 1 0 ये रहा, ठीक है। इसी तरह से फिर आएगा आपका अगला जो है पार्ट, उसमें आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू 2। फिर अगले में आपका यहाँ पे 1 0 लिया है तो यहाँ पे 2 0 लेंगे, ध्यान रखना है 2 0 लेंगे, यहाँ पे 1 0 लिया है तो अगला 2 0 लेंगे, तो 2 0 फिर आपका ये मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर मैं प्लस, ठीक है, फिर प्लस में देखो पहले तो केवल x 1 0 लिया, इसके साथ में केवल x मल्टीप्लाई था। अगले में क्या हुआ कि x इंटू एक्स माइनस 1 हुआ अगले चरण में, उससे अगले चरण में क्या होगा कि x इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो तो रहेगा ही, यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। और भी चरण होता तो आगे हम चलते रहते, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया जाता। और अगले में जो है यहाँ पे फैक्टोरियल 2 था, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो अभी सभी जगह पे हम वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले x की बात करते हैं, x कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें x 0 तो है लेकिन x कहीं भी नहीं है। तो x कैसे निकालते हो, तो x निकालने का होता है अंतर्गणन का वर्ष यानी कि इंटरपोलेशन ईयर, ठीक है, अंतर्गणन का वर्ष यानी कि इंटरपोलेशन ईयर, माइनस में मूल वर्ष यानी कि ओरिजिनल ईयर यानी कि ओरिजिन ईयर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, अपॉन में आसन वर्षों का अंतर, आसन वर्षों का अंतर यानी कि कितने वर्षों का अंतर इसमें, तो सभी में वर्षों का 10 का अंतर है तो इसका 10 लिख दिया हमने यहाँ पे, देखिए ध्यान से 10 अंतर हो गया। अच्छा आंतरगणन का वर्ष कौन सा है, तो आंतरगणन का वर्ष जो है वो आपको देखना है। तो आंतरगणन का वर्ष जो है आपको क्या देखा गया है, तो आंतरगणन का वर्ष कौन सा दिया है क्वेश्चन में, तो इसने सारणी से 2015 के लिए आंतरगणन करना है, यानी भी आपको भूतकाल निकालना है, ठीक है। तो सॉरी आपको बाह्य गणन करना है ना, तो आंतन गणन के लिए वर्ष कौन सा दिया है हमारे को, ये इतना दिया है, तो यहाँ पे हम बाह्य गणन जो यहाँ पे आंतरगणन की जगह बाह्य गणन लिखना, तो यहाँ पे 2015 आ गया, ठीक है, 2015 आ गया।
क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। और इसमें जो ईयर ऑफ स्टार्टिंग यानी कि मूल वर्ष कौन सा है, यानी कि स्टार्टिंग वर्ष कौन सा है, मूल वर्ष मतलब ओरिजिनल वर्ष या ओरिजिन ऑफ ईयर कौन सा है, तो ये 1979 है, तो 1979 लिख दिया। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 36, और ये बटे में 10 है तो ये आ गया 3.6। ये क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूले में इन सारे एक्स की वैल्यू को रख देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3.6 लिखेंगे, जहाँ पर वाई नोट है तो वहाँ से वाई नोट की वैल्यू कितनी है, तो वाई नोट की वैल्यू है 22। ठीक है। इसी तरह से डेल्टा 10 की वैल्यू अगर पूछता है तो हमारे पास डेल्टा 10 की वैल्यू जो है ये रही, तो ये कितनी है 5। तो इसमें देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे टेबल में, है ना, ताकि आपको समझ में आ पाए, नहीं तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा आपको। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं वाई ज़ीरो की वैल्यू ये रही 22। ठीक है, यहाँ पे वाई ज़ीरो की वैल्यू जो है कितनी है 22, तो यहाँ से हमने वाई ज़ीरो की वैल्यू को 22 को यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, सारा फॉर्मूले में डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई ज़ीरो कितना है 22 तो डाल दिया। यहाँ पर एक्स कितना है, तो एक्स जो है अभी अभी मैंने निकाला, एक्स जो है 3.6 तो 3.6 डाला। अच्छा, डेल्टा 10 कितना है, तो डेल्टा 10 जो है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। उसके आगे कितना है, तो आगे इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फिर 3.6 है तो 3.6 लिखा। उसके बाद में ब्रैकेट में x-1 है तो x-1 यानी कि x कितना है 3.6 -1 अपॉन में 1 × 2 है, अपॉन में 1 × 2। अच्छा, डेल्टा 20 कितना है, तो डेल्टा 20 पे पहुंचते हैं। डेल्टा 20 ये है, डेल्टा 20 का मान कितना है 2, तो डेल्टा 20 का मान 2 लिख दिया। उसके बाद में x की वैल्यू हमें पता है 3.6, फिर 3.6 -1 और 3.6 -2 सारी x की वैल्यू रख दी। अब नीचे 1 × 2 × 3 है, और यहाँ पर डेल्टा 30 की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। डेल्टा 30 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो इसको -1 को यहाँ रखा। अब इस पूरी इक्वेशन को भैया आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको काट पीट छोड़ छाल जो भी करना है करना, तो ये आ जाएगा आपका 22 का 22, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.36, और ये अंत लास्ट वाला जो है आ जाएगा 2.496। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 9.36 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.496, और ये टोटल जब आप सबमिशन करोगे तो आ जाएगा 46.864, जो कि 2015 की अनुमानित जनसंख्या जो हमें निकालनी थी, एक्स्ट्रापोलेशन जो निकालना था। ठीक है, तो वो क्या होता है 46 पॉइंट जो है 864 हज़ार। तो ये जो है हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें, और इस दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा शेयर करिए। सारे वीडियोज़ आपके परफेक्ट सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं इस चैनल पे। ऐसा चैनल शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, एक लाइक तो बनता है, और थैंक्स कहना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही जो है हम आपके सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभी मेरे को दूसरे बोर्ड्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा भी करवा दीजिए, तो जल्द से जल्द अपने कमेंट्स को रेफ़र करिए, अपने दोस्तों को रेफ़र करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके सब्जेक्ट जो है 2 से 3 दिनों में कंप्लीट करा दिए जाएँ, और आपको आसानी हो, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी डाल दी जाएगी ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।